हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज 11th लेक्चर ऑफ द सेल बायोलॉजी, दैट इज द यूनिट 2। और दिस क्लास इज फॉर CSI एंड नेट JRF एस्पिरेंट्स। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गोल्जी बॉडी। आज हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनली कॉन्सेप्ट के बारे में गेन किया था चीज़ें, ठीक है। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिव्यू करते हुए चलेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चीज़ें डील कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस आर द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, चलिए गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग जानते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या फंक्शन करता है एंड क्या इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी बॉडी ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus। गोल्जी बॉडी को ही हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी कह सकते हैं, जानते हैं, या फिर गोल्जी apparatus के नाम से भी गोल्जी बॉडी जाना जाता है। राइट, जो गोल्जी बॉडी होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एंड नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है एंड नियर द सेल न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। इसका लोकेशन कहाँ हो गया, लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कहाँ, नियर द सेल न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है। जबकि बहुत सारे सेल जो है वो एक या कुछ गोल्जी apparatus कंटेन करते हैं, जिसमें से कुछ प्लांट सेल हैं जो कि 100 ऑफ गोल्जी बॉडी कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में ये पाया जाता है एंड ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होता है, जो कि सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। स्टैक्ड पाउचेस, स्टैक्ड मतलब एक तह के नीचे एक इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, जिसको कि हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम को गौर करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस आर द सिस्टर्नी। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना करके बताऊं तो ये इस तरह से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा। राइट, और इस तरीके से ये इस तरह से अरेंज होता है स्टैक्ड फॉर्म में, इस तरीके से। राइट, इस तरीके से। तो ये जो मैं 3 बनाई हूँ, ये यही क्या है, यही सिस्टर्नी है। क्या है ये, सिस्टर्नी है। राइट, तो ये जो है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का बना, फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउच का मिलके बना हुआ होता है एंड इसको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हम फील कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एंजाइम फील प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको सिस्टर्नी कहेंगे एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है, किसका, मॉडिफाइंग में हेल्प करता है, किसका, तो प्रोटीन एंड लिपिड्स के ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट करता है या मॉडिफाई करके पैकेजिंग करता है प्रोटीन या लिपिड्स का, किस फॉर्म में करता है, तो वेसाइकल के फॉर्म में करता है। और देन वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये अपने टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन और लिपिड का पैकेजिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होता है, देन ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल के अपने टारगेट डेस्टिनेशन तक। तो गोल्जी बॉडी क्या, गोल्जी बॉडी को और क्या क्या कह सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कह सकते हैं, गोल्जी apparatus कह सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे सेल्स में जो है ये सिर्फ एक ही हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। जैसे प्लांट सेल में देखेंगे तो 100 ऑफ गोल्जी प्रेजेंट होता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउच का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि सिस्टर्नी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स के मॉडिफिकेशन के लिए, उसके पैकेजिंग के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है अपने डेस्टिनी पे, यानी कि इसको जहाँ जाना है वहाँ पे अपने टारगेट डेस्टिनेशन पे, ये डेस्टिनी पे इसको जाना है, तो ये वेसाइकल के फॉर्म में जो है सबसे पहले पैकेज्ड होता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू दी या फॉर दी टारगेट डेस्टिनेशंस, ठीक है।
दिस इज द अबाउट द गोल्जी बॉडी। हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये सिस्टर्नी हो गया। ये इस तरह का जो फेस, इस वाले फेस को बोलते हैं ट्रांस फेस, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स होता है। एंड यहाँ पे जो वेसाइकल देख रहे हैं, ये वेसाइकल सिक्रेटरी वेसाइकल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, उसके अंदर एक आपको गड्ढा तरह का दिख रहा है, दैट इज द ल्यूमिन। एंड यहाँ पे इस वाले फेस को, मतलब इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, इस वाले को बोलेंगे ट्रांस फेस, एंड दिस वन इज कॉल्ड अ सिस फेस, ठीक है, सिस फेस बोलेंगे। ये वाला जो यहाँ पे इस तरह का आपको दिख रहा है, ये वाला हो गया सिस फेस, और यहाँ पे ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है, यानी कि आता हुआ ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो गोल्जी बॉडी होता है, इट हैविंग 3 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स, इसके पास 3 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है सिस गोल्जी नेटवर्क, एक होता है मेडिकल, एंड नेक्स्ट होता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यदि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सिस, मेडिकल एंड ट्रांस कह सकते हैं। जो सिस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रीजन के नज़दीक में प्रेजेंट होता है, जबकि ट्रांस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने आपको अभी अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना करके बताने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से यदि मैं इस डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, ये ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया, राइट। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स होता है, जो कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। जबकि ये इस साइड वाला जो पार्ट है, दैट इज सिस पार्ट, एंड इट इज प्रेजेंट नियर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से लगा हुआ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन रीजन आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि मैंने न्यूक्लियस पहले डील कर चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम लोग डील कर चुके हैं। तो सिस वाला जो फेस होता है वो किस तरह प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक प्रेजेंट होगा, जबकि ट्रांस फेस जो है वो किस तरह प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। जो सिस फेस होता है वो और बाकी के कंपैरिजन में थीनर होता है, राइट। ध्यान रखना है, सिस फेस बाकी और फेस के कंपैरिजन में ये थीनर होता है। जो सिस गोल्जी नेटवर्क एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों नेटवर्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ इसेंशियल टास्क के लिए। वो कौन से इसेंशियल टास्क हैं, तो सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड में ये सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि सिस फेस से रिसीव करता है एंड ट्रांस फेस से जो है वो रिलीज करता है। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, सिस फेस से क्या करता है, रिसीव करता है, एंड ट्रांस फेस से, जैसे कि आप यहाँ पे क्या है, सिस फेस से क्या करता है, रिसीव करता है, एंड ट्रांस फेस से रिलीज करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वेसाइकल आपको सिक्रेटरी वेसाइकल है, यानी ये वेसाइकल यहाँ से रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ट्रांस फेस से रिलीज होता है वेसाइकल, और सिस फेस से क्या होता है, ठीक है, रिसीव होता है, ठीक है। तो जो ये दोनों नेटवर्क है, दैट इज सिस एंड ट्रांस, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन और लिपिड के सॉर्टिंग के लिए, जिसमें से सिस फेस के द्वारा रिसीव किया जाता है और ट्रांस फेस के द्वारा रिलीज करा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गोल्जी बॉडी के बारे में। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सबको आपको लोगों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होगा तो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो लोकेटेड होता है कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स ऑफ लिव्स में, यानी कि लिव्स के मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ में भी प्रेजेंट होता है, कुछ ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है कि ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट से लाइट को रिसीव
करता है एंड उस सनलाइट को रिसीव करने के बाद उस सनलाइट को यूटिलाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करके जो है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करवाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो गया कि वो सोलर एनर्जी को, दैट इज द एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिसीव करता है एंड जो है फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिसके कारण एटीपी का प्रोडक्शन होता है एंड दिस एटीपी इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जो ये एटीपी प्रोड्यूस होता है ये बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो प्लांट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है इतनी बात? अब चलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास खुद का अपना डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का अपना डीएनए होता है, यानी कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, जो कि इनकोड करता है सबसेट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जो कि प्रोटीन्स को, डिफरेंट प्रोटीन्स को इनकोड करता है। और इस दौरान क्या होता है कि ये अपना जीनोम को ज़्यादातर लॉस्ट कर देता है और ये पूरे तरीके से प्रोटीन पे डिपेंड हो जाता है, जो कि न्यूक्लियस में जीन के द्वारा इनकोड किया गया है। ठीक है, जो सिंथेसाइज होता है साइटोसोल में और उसके बाद इंपोर्टेड होता है कहाँ पे? ऑर्गेनेली में। तो ये इसके पास खुद का डीएनए होता है, अपना प्रोटीन इनकोड करता है। इस दौरान क्या होता है कि अपना खुद का जीनोम ये भूल जाता है, लॉस्ट कर जाता है, जिसके कारण ये कंप्लीटली उस प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो जाता है, जो कि न्यूक्लियस में इन जीन के द्वारा इनकोड करा गया है। सिंथेसाइज कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है। इंपोर्टेड कहाँ होता है, यानी भेजा कहाँ जाता है? ऑर्गेनेली में। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सॉरी, दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये यहाँ पे आपको ये वाला जो लेयर दिख रहा है, दिस आर द आउटर लेयर। ठीक है, इसको कि एक्सटर्नल लेयर आप कह सकते हैं। एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल स्पेस लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगा यहाँ पे, राइट? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ये नीचे वाला जो होगा दैट इज अ इंटरनल मेम्ब्रेन, ऊपर वाला जो होगा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। और दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से जो है क्वाइन के ऊपर क्वाइन नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेनम कहते हैं। इस वाले को ग्रेनम कहते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बाद खुद का अपना डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? इस स्पेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपको बड़ा सा थाली जैसा लग रहा है जिसमें कि सिक्के परस के रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं लैमिला। ठीक है, और जो आपको ग्रेनम हुआ उसके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। एंड दो ग्रेनम के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको थैलेकोइड मेम्ब्रेन। और ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया उसको बोलेंगे थैलेकोइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। यदि हम जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो दिस स्पेस इज कॉल्ड ए ग्रेनम, दिस इज थैलेकोइड एंड दिस वन इज द लैमिला। लैमिला जो कि दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम करता है, दैट इज द लैमिला। ठीक है, उसके बाद जो थैलेकोइड है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, यानी कि स्पेस इनसाइड ऑफ थैलेकोइड कॉल्ड ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रोमा हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? इस तरीके से ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल, लिप्स के मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का घर कह लीजिए आप। ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। और ये सन की एनर्जी को लेता है और फोटोसिंथेसिस करवा के एटीपी का प्रोडक्शन कराता है, जिसके कारण जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करता है, यूटिलाइज होता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है जो कि इनकोड करता है प्रोटीन को, और इस दौरान ये अपना खुद का जीनोम लॉस्ट कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये कम्प्लीटली उस प्रोटीन पे डिपेंड हो जाता है जो कि इनकोड करा गया है न्यूक्लियस
के अंदर जीन के द्वारा, जो कि सिंथेसाइज हो रहा है प्रोटीन कहाँ पे, साइटोसॉल में, और इंपोर्टेड हो रहा है ऑर्गेनेली में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स लाइक, यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स वाले ऑर्गेनेली को माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आप कह सकते हैं कि दिस बोथ आर द एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली होता है, यानी कि दो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इससे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली के नाम से भी जानते हैं, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करता है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली है। ये बहुत सारे एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि मेटाबॉलिक कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, 1 मिनट, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जो है एनिमल्स में प्रेजेंट, एनिमल के सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है, फंजाई के सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को बर्न करके, फूड मॉलिक्यूल्स को बर्न करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई सब में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को बर्न करा करके एटीपी का प्रोडक्शन कराता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूनिक है अपने आप में। कैसे यूनिक है? जैसे कि हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट देखा, उसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का अपना डीएनए होता है, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जाना जाता है। इसके पास अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन को इनकोड करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यूनिक है अपने आप में। कैसे? क्योंकि इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? प्रोटीन को इनकोड करता है। प्रोटीन को क्या करता है? इनकोड करता है। इसे ये हैवली डिपेंडेंट हो जाता है प्रोटीन पर, जो कि न्यूक्लियस में जीन के द्वारा इनकोड करा गया है, और ये सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म, उसका इम्पोर्टेड होता है ऑर्गेनेल में, जैसा कि हम लोगों ने अभी क्लोरोप्लास्ट में देखा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी होता है, खुद ही अपने आप को बनाता है, ये रेप्लिकेट करता है, और जिसका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन का होता है। 7 से 10 दिन के बाद ये रेप्लिकेट करके नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितना प्रेजेंट किस में होगा, यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होगा, ये डिपेंड करता है सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। जिस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, उस सेल में उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली है। बहुत सारे एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि फूड से एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को बर्न करा करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में यूनिक है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन को इनकोड करता है, जिसके कारण ये आगे डिपेंडेंट हो जाता है प्रोटीन पे। ठीक है, आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। एंड ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। 7 से 10 दिन के बाद न्यू माइटोकॉन्ड्रिया विल बी जनरेटेड बाय सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिपेंडेंट इस बात पे करती है कि उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी है।
राइट। 1 मिनट। अब हम बात करते हैं सेल का, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी आगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि यहाँ इस तरह से आपको कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, दैट इज द एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स। क्या है ये? एटीपी सिंथेस पार्टिकल है। ये बीच में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है मैट्रिक्स है, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, यहाँ पे ये जो है क्रिस्टा है, एंड यहाँ पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है, इसको ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएनए है इसके पास, देखिए ये यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है, इसका खुद का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, आपको ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम बात करेंगे कि जो हमने बताया कि जिस सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उस सेल में उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम बात करें किडनी की एक एग्जांपल ले तो 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उस साइड की हम बात करें तो 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लीवर में बात करें तो 1000 से लेकर 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ईस्ट में बात करें तो लेस देन 10 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये डिपेंड करता है सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, राइट। डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। 70% जो सेल का एनर्जी होता है वो 70% जो सेल एनर्जी होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, राइट। इसका क्या क्या फंक्शन होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है एनर्जी नहीं एंजाइम होगा, ठीक है। तो 70% ऑफ सेल एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी फंक्शन की हम बात करें तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है ग्लाइकोलिसिस में जो है इसका क्या क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का? ग्लाइकोलिसिस कराता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है में पार्टिसिपेट करता है, सेल सिग्नलिंग कराता है न्यूरॉन में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल एपोप्टोसिस में देखने को मिलता है, सेल साइकिल रेगुलेशन में देखने को मिलता है, सेल डिफरेंशिएशन में, सेल ग्रोथ में, सेल डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। दीज आर द फॉलोइंग फंक्शंस: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, सेल सिग्नलिंग पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करता है, सेल साइकिल रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, सेल के डिफरेंशिएशन में, सेल के ग्रोथ में, सेल के डेवलपमेंट में जो है ये इसका फंक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या प्रेजेंट होता है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में, दोनों में प्रेजेंट होता है। ये सिंपल होता है, सिंपल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल होता है। ये ऑक्सीडेज एंजाइम कंटेन करता है, मल्टी फंक्शन ऑर्गेनेली है, बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है, 50 से ज़्यादा एंजाइम ये कंटेन करता है। और पेरोक्सिसोम जो है वो ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये ओरिजिनेट होता है। इसका नाम पेरोक्सिसोम क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो है साइट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनने का और डिग्रेड होने का, यानी कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दैट इज H2O2 वो बनता भी है पेरोक्सिसोम में एंड डिग्रेड भी होता है पेरोक्सिसोम में। सो दैट्स वाई इसका नाम पेरोक्सिसोम रखा गया, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता भी है, सिंथेसिस भी होता है एंड डिग्रेड भी होता है। जो H2O2 होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्रोड्यूस होता है नंबर ऑफ पेरोक्सिसोमल एंजाइम के थ्रू, जैसे कि यूरिएट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इन सब एंजाइम के जरिए H2O2 का प्रोडक्शन होता है, जो कि H2O2 हाईली रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। जिसका यूज जो है ये H2O2 का जो यूज है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए होता है, ठीक है।
इन देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, जो H2O2 है वो जनरेटेड होता है जो रिएक्शन में, वो रैपिडली ब्रोक करता है किसको, मतलब ब्रोक होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। यानी H2O2 जो जनरेट हुआ है वो एंजाइम कैटलिस्ट की हेल्प से फिर से क्या होता है, ये ब्रोकन डाउन हो जाता है। ठीक है, डिग्रेड हो जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है हाई कंसंट्रेशन इन दिस ऑर्गेनेली, जो कि पेरोक्सिसोम में ही हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। तो पेरोक्सिसोम क्या है, ये प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा, सिंपल होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल होता है। ऑक्सीडेज एंजाइम ये कंटेन करेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, मल्टी फंक्शन पर्पस होता है इस ऑर्गेनेली का, और 50 से ज़्यादा एंजाइम ये कंटेन करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ओरिजिनेट हुआ है। इसका नेम पेरोक्सिसोम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता भी है और डिग्रेड भी होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बहुत नंबर ऑफ पेरोक्सिसोमल एंजाइम के थ्रू जो है इसका प्रोडक्शन होता है, यानी H2O2 प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यूरिएट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, उसके बाद अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। एंड जो H2O2 होता है ये यूटिलाइज होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट के फॉर्म में। जो H2O2 जो जनरेट हुआ है इस रिएक्शन में, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रहा था उस रिएक्शन में H2O2 जो जनरेट हुआ है वो वापस एंजाइम कैटलाइज की हेल्प से क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और इसका ज़्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाता है, पेरोक्सिसोम में पाया जाता है। क्लियर है? तो पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। जो प्लांट सीडलिंग होता है वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम कंटेन करता है, जिसको कि ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम। यानी कि प्लांट के सीड में जो है वो स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम पाया जाता है, जिसको कि ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम का ये स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर ये लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और अंदर में क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लाइसोसोम का होता है। सॉरी, लाइसोसोम कह रही हूँ मैं, पेरोक्सिसोम। ठीक है, these are the structure of peroxisome। अब हम लोग लास्ट देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सैक लाइक ऑर्गेनेली होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये कंटेन करता है वो एसिडिक नेचर का होता है। लाइसोसोम जो है साइटोप्लाज्म के इनसाइड स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर एक्युमुलेशन कहाँ देखने को मिलेगा, गोल्जी वेसिकल के पास में। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो मैन्युफैक्चर होता है एंड बडिंग फॉर्म में जो है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से आइसोलेट होता है, वहाँ से बडिंग फॉर्म में निकलता है। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो लगभग 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, जैसे कि प्रोटीएजेज, न्यूक्लियसेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, एमाइलेजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, एमाइलेजेज। ठीक है, उसका लाइपेजेज, फॉस्फोलाइपेजेज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, etc। ठीक है, जो कि ये जितने भी हमने यहाँ पे एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम लिखे हैं, और जो भी एंजाइम और होते हैं वो सभी सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, जो लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, जो कि बेस्ट काम करता है कब, एसिडिक पीएच पे। जब लाइसोसोम रप्चर हो जाए किसी भी रीजन से तो वो सेल को डिस्ट्रॉय करता है रिजल्ट में, इसलिए इसको सुसाइडल बैग, सुसाइडल सैक या फिर डिस्पोजल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सैक लाइक ऑर्गेनेली होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका ज़्यादातर एक्युमुलेशन कहाँ देखने को मिलेगा, गोल्जी वेसिकल में देखने को मिलेगा। जो लाइसोसोम होता है वो उसका मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि बनता है, और बर्डिंग फॉर्म में ये
ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ये बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद जो लाइसोसोम होता है वो लगभग 40 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करता है, एंड ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है हाइड्रोलाइसिस करवाता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो एंजाइम्स है, कुछ एंजाइम्स के नाम हमने दिए हैं, प्रोटीएजेज, न्यूक्लियेजेज, ग्लाइकोसाइडेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज, फॉस्फोलाइपेजेज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और भी एंजाइम्स होते हैं, और जो इनका सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये ज़्यादातर अच्छे तरीके से काम करेगा एसिडिक पीएच में। जब लाइसोसोम रप्चर हो जाता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो क्या देखने को मिलता है कि सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर डिस्पोजल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में सुसाइडल बैग प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से, लाइसोसोम के ऊपर भी लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है, लिपिड का लेयर प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन कहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, बायो क्लियर है, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कंटेन होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक के एंजाइम मिक्सचर लिखने का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है ये, ठीक है। जैसे कि हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया, प्रोटीएजेज, न्यूक्लियेजेज, लाइपेजेज, फॉस्फेटेजेज, these are the enzyme which are present in form of mixture in the cell in the lysosome, okay. Now these are the glycosylated membrane transport protein, ठीक है। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर में कुछ ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से लाइसोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, क्या क्या, और न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया हम लोगों ने, एंड और क्या पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, पेरोक्सिसोम पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डील कर लिया। तो ऑर्गेनेल कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगा तो हमने पढ़ाया, और भी हमें लगेगा तो हम उसको आगे भी डील करेंगे। तो अभी एक मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मिसिंग हो गई थी, इस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। ये देखिए लाइसोसोम के अंदर जो है एसिड हाइड्रोलेज यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। एसिड हाइड्रोलेज यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, आप देख लीजिए, जो कि हमने भी थोड़ी देर पहले नाम बोला ही है। जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर का पीएच 5 होता है, और बाहर का पीएच यानी कि साइटोसोल का पीएच जो होता है वो 7.2 होता है। दिस आर द आउटर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन पंप होता है, जिसके थ्रू एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड जो लाइसोसोम होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, जो कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल मैक्रोमोलिक्यूल्स पार्टिकल को डिग्रेड करता है, और डिग्रेड करके जो है एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये सेल से जो है वो क्या कर देता है कि सेल के आउटसाइड से ये अंदर ले लेता है विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो इस तरीके से ये वर्क आज कहाँ करता है, एसिडिक पीएच पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, 4 to 5 पीएच पे ये काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनेल कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स। ये चीज़ें बताया, शायद आपको दिख नहीं रहा था ये, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर का पीएच जो होता है वो एक मिनट, इसको मैं इसका जो अंदर का पीएच होता है वो 5 होता है,
ठीक है। अंदर में बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, प्रोटीकेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, सल्फेटेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस एंजाइम। ये जो है बेस्ट वर्क करता है, हमने बताया कि एसिडिक पीएच पे, जैसे कि 4 to 5 पीएच पे ये वर्क करता है। साइटोसॉल के पीएच की बात करें तो लगभग 7.2 पीएच होता है। दीज आर द आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, बायोमेम्ब्रेन है ये आउटर। यहाँ पे ये जो होता है H प्लस पंप प्रेजेंट होता है। दीज आर द, यहाँ पे ये H प्लस पंप है ये, ठीक है, जिसके थ्रू जो हाइड्रोजन आयन पंप होकर के अंदर की तरफ जाता है। तो इस तरह और एटीपी का कंजप्शन होता है, या एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करा करके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में देखा, राइट। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। एंड अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।